नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बैंकिंग और उनकी कार्य और साख का निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्यापारिक बैंक का अर्थ, व्यापारिक बैंक की परिभाषाएं, बैंक शब्द की उत्पत्ति और हमने पढ़ा व्यापारिक बैंक के कार्य। और आज हम पढ़ेंगे साख निर्माण, क्योंकि हमने उसके कार्यों को पढ़ा था। साख का निर्माण भी करती हैं। तब वो उसी वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम साख निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको विस्तार से आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आइए आज हम पढ़ लेते हैं कि साख निर्माण क्या है और साख निर्माण की विधियां क्या हैं, साख निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए, साख क्या है। साख जो है वो बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो साख का निर्माण होता है वो बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। पहला देखिए कैसा है कि जिसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, बैंकिंग प्रणाली में साख का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो साख का निर्माण करती हैं बैंकें, वही उनके आय का जरिया होता है और वही उनके विस्तार को, बैंकों को विस्तार देती हैं। साख निर्माण की प्रक्रिया ही, क्योंकि जिस बैंक का जितना साख निर्माण की गति होगी वो बैंक उतना ही तेजी से अपना विस्तार, अपना विकास करती है। दूसरा है कि जहां बैंक एक और जनता की बचतें स्वीकार करती है। बैंक के, हमने आपको बताया था कि बैंकों के कार्य में क्या होता है, यानी जनता की बचतों को जमाओं के रूप में स्वीकार करना और जब उन्हें जरूरत हो तो उन्हें ऋणों को प्रदान करना। ये हमने कार्यों में पढ़ा था ना, मेन कार्य थे उनके जो, तो वो थे ये, यानी बचतें स्वीकार करती है। वहीं इन बचतों से तैयार जमाओं से साख निर्माण का कार्य करते हैं और उत्पादन कार्यों के लिए ऋण भी प्रदान करते हैं। बैंक क्या करते हैं, बैंक, तो आप लोग अपना पेन अपने पास रखिए, अपनी नोटबुक रखिए और अपनी बुक रखिए और देखिए कि साख सृजन कैसे होता है बैंकों के द्वारा। तो ये तो था साख क्या है। साख क्या है, यानी जो बैंकें जो होती हैं, जनता के द्वारा जो जमाएं स्वीकार होती हैं, उन जमाओं को वो अपने पास तो नहीं रख लेती हैं। हमने बात पहले भी बताई थी ना आपको कि अपने पास अगर रखेंगे तो उनका वही का वही उतना ही कार्य खत्म हो जाएगा ना। जब वो साख का निर्माण करती हैं, साख का सृजन करती हैं, तभी तो बैंकों को विस्तार मिलता है, तभी तो उनके कार्यों का विकास होता है और तब वही उनकी आमदनी का जरिया भी होता है। अब देखिए वो कैसे साख का निर्माण करती है। इसके पहली कौन सी है, यानी जो केंद्रीय बैंक होता है, बैंक द्वारा नोट निर्गमन। बैंक द्वारा जो कागजी नोट होते हैं उनको छापकर बैंक द्वारा नोट निर्गमन, यानी जो नोट, जो बैंक होते हैं वो नोट निर्गमन के द्वारा साख का निर्माण करते हैं। अब हमारे भारत में किसको नोट निर्गमन करने का अधिकार है, यानी आरबीआई को। किसको है, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही तो नोट छापता है, यही तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है और यही नोट छाप करके हमारे देश में साख सृजन करता है। कैसे करता है, चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, जब वो क्या करता है, नोटों का निर्गमन कब करता है, उसके पीछे क्या होता है, 100%। जो 100% का मतलब होता है 100%, 100%, यानी 100% जो भी होता है। जब ये साख का निर्माण करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब नोट छापते हैं तो इसके पीछे कुछ रखते हैं धातु को, जैसे सोना है, चांदी है या कुछ और महत्वपूर्ण बहुमूल्य धातुएं हैं, वो रखते हैं और नोटों को निर्गमित करते हैं। लेकिन जब क्या होता है, साख का निर्माण करना होता है, तो उस समय क्या करते हैं, 100% जो होता है नोटों के पीछे, क्या करते हैं, नोटों के पीछे 100% कुछ ना रखकर, धात्विक माने धातु का, धात्विक कोश ना रखकर 100% नहीं रखते हैं, कुछ प्रतिशत रखते हैं, केवल कुछ प्रतिशत आड़ रखी जाती है। जैसे कि 200 करोड़ के लगभग धातु या नोट, रुपए या हमारे यहाँ क्या है, 200 करोड़ के लगभग
ये द्वारा नोट निर्गमन करके या बैंक नोट निर्गमन प्रणाली के द्वारा साख का निर्माण करती है, क्योंकि इसके पीछे क्या करती है, 100% कोष ना रखकर, जो धात्विक कोष होता है वो ना रख करके केवल कुछ प्रतिशत ही आड़ रखी जाती है और शेष क्या करते हैं, कागजी नोटों का निर्माण कर देते हैं शेष या बैंक के साख के आधार पर ये कार्य किया जाता है और ये भी कहलाता है साख निर्माण की विधियों के अंतर्गत। लेकिन ये कौन करता है, केवल हमारी ये केंद्रीय बैंक ही कर सकती है, क्योंकि इसको ही एकाधिकार है। और नोट छाप करके नोट निर्गमन के द्वारा केवल कौन साख निर्माण कर सकता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही हमारे यहाँ नोट छाप करके यही बैंक नोट निर्गमन का कार्य कर सकती है। दूसरी प्रणाली है हमारी निक्षेप के द्वारा। दूसरी क्या, अब निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है जमाएं, यानी पहली कौन सी होती है, प्रारंभिक जमा, और दूसरी कौन सी होती है, व्युत्पन्न जमाएं। तो आइए हम इसको भी जान लेते हैं कि हमारी प्रारंभिक जमाएं क्या हैं और व्युत्पन्न जमाएं क्या हैं। पहली होती है बैंक नोट निर्गमन द्वारा, इशू ऑफ बैंक नोट्स, और दूसरी होती है जमाओं द्वारा यानी थ्रू डिपॉजिट्स। अब इसमें क्या होता है, बैंक नोट निर्गमन हम आपको बता चुके कि आरबीआई जो है वो हमारा 100% कोष नहीं रखता है, यानी न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर वो नोट छाप लेता है, नोट निर्गमन कर देता है और बैंक की साख के आधार पर। और ये न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है, इसको हम आगे जब रिजर्व बैंक पढ़ेंगे तब हम आगे इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि 200 करोड़ सोना या प्रतिभूतियों के रूप में आरबीआई के पास होने चाहिए, तभी आरबीआई जो है वो नोटों को जारी कर सकता है। तो ये होता है, यही है नोट निर्गमन द्वारा बैंक जो होती है वो साख सृजन करती है। और हमारे देश में कौन करता है, केंद्रीय बैंक एक ही होता है, वो है हमारे देश में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक है हमारे देश में, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ क्या होता है, ये नोट निर्गमन करके यानी 100% धात्विक कोष ना रख करके केवल कुछ प्रतिशत ही आड़ रखी जाती है, यानी 200 करोड़ सोना या विदेशी प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक के पास होनी चाहिए, जिसके द्वारा ही या जिसके बाद ही वो नोट जारी कर सकता है, तभी वो मुद्रा को जारी कर सकता है। तो ये है नोट निर्गमन द्वारा साख का निर्माण करती है। कैसे हमारी केंद्रीय बैंक करती है ये हमने जाना। और दूसरा है जमाओं द्वारा, यानी साख निक्षेप हम कहते हैं थ्रू डिपॉजिट। साख निक्षेप को हम व्युत्पन्न जमाएं भी बोलते हैं। पहली होती है प्रारंभिक जमाएं और दूसरी होती है व्युत्पन्न जमाएं। अब प्रारंभिक जमाएं कौन सी होती हैं, जो एक प्रारंभिक जमा होती है वो कई व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण करती है। देखिए जैसे पास कितने गए, 10,000 रुपए हो गए ना, 10,000 रुपए हो गए। अब बैंक क्या करेगी, जो 10,000 रुपए इसके पास है तो वो क्या करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिजर्व बैंक होती है वो एक न्यूनतम कोष प्रणाली का नीति को अपनाती है, जिसमें वो 20% रख सकती है, 10% रख सकती है, 25% ये इसके ऊपर निर्भर करता है। तो मान लीजिए इसने 20% क्या रखा, कहा 20% आपको CRR रखना है। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद कोष अनुपात, नगद रूप में नगद आरक्षित अनुपात, यानी कितना हम नगद रखेंगे। तो ये 20% रखेगी तो क्या होगा, यानी जो प्रारंभिक जमा थी वो हमारी 1,000 थी और जब 20% इसने रख लिया तो ये 2,000 रुपए इसके पास चले गए ना, तो कितना बचा 8,000 रुपए। जब 8,000 रुपए जो ये बचे हैं ये क्या हो गए, ये व्युत्पन्न जमाएं हो जाएगी। जब इसमें भी वो 20% रख लेगी तो इसके हिसाब से 6,400 रुपए वो देगी। तो ये व्युत्पन्न जमाएं, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक जो व्युत्पन्न जमाएं हैं वो शून्य नहीं हो जाती। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। तो ये हमारी जमाओं के द्वारा प्रारंभिक जमाएं, ये व्युत्पन्न जमाएं। अब प्रारंभिक जमाएं कैसे होती हैं, जब व्यक्ति अपने खाते में नगद मुद्रा जमा करता है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रारंभिक जमाएं। और क्या होती हैं, इन्हीं को प्रारंभिक जमाएं कहते हैं या प्रत्यक्ष निक्षेप भी इन्हें बोलते हैं। और इन्हीं निक्षेपों के आधार पर बैंक साख का सृजन करते हैं। अब हमारी व्युत्पन्न जमाएं क्या है, व्युत्पन्न जमाओं में क्या होता है, जैसे जो 10,000 रुपए इसके पास आए बैंक के पास
और अभी किसी को ऋण देगा तो ये ऋण को, जो ऋणी होता है, जो बैंकें होती हैं, वो ऋणी को नगद ना दे करके ऋणी का अपने यहाँ ऋण खाता खोल लेती हैं। और ऋण खाता जब खोल लिया तो उसमें ये 8,000 रुपये डालेंगे, ना कि उसको कैश के रूप में देंगे। ऋण जो ऋणी है उसको कैश रूप में ना दे करके उसको वो क्या करेंगी, वो उसको ऋण खाते में उसको जमा कर देंगी। और यही इसी तरीके से क्या होता है कि एक प्रारंभिक जमा कई व्युत्पन्न जमाओं को उत्पन्न करती है। व्युत्पन्न जमाओं से कैसे साख सृजन करते हैं? साख, जैसा देखिए लिखा हुआ भी है, साख मुद्रा का संबंध जमा की गई उन बचतों से है जो कि चेक द्वारा निकलवाई जा सकती है। राशि मांग पर देय होती है अतः इसे मांग जमा भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये व्युत्पन्न राशि है। और बैंक जो होती है वो क्या करती है, जो प्रारंभिक जमाएं होती हैं उनको वो जो ऋणदाता को ऋण ना दे करके उनका एक ऋण खाता खोल लेती है और उसमें इस राशि को जमा कर देती है। इस प्रकार से वो क्या करती है, एक अंश केवल रखती है, यानी जो भी बैंक के द्वारा निर्धारित है न्यूनतम कोष अनुपात, उसके यानी CRR, उसके आधार पर कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षित अनुपात जो भी उसके द्वारा निर्धारित है 20% मान लिया हमने लोगों ने, मान लिया है कि 20, वो 8,000 का 20% रख लेगी। इसके आगे वो व्युत्पन्न जमाएं हो जाएंगी, उसके अगले उसके ऋण खाता में जमा कर देगी, फिर उसके आगे 20%। जब सृजन निर्माण की जब हम प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो हम ये आपको पूरा सारणी के द्वारा समझाएंगे अभी। और अभी हम केवल ये जान लेते हैं कि न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है, इसके द्वारा ये बैंक करती है नोट निगमन के द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली रख करके, और जमाओं के द्वारा यानी निक्षेप के द्वारा, साख निक्षेप इसे बोलते हैं, इसके द्वारा ये साख सृजन होता है। पहला प्रारंभिक जमाएं होती हैं, जैसे कि ये 10,000 रुपये प्रारंभिक जमाएं हुई, और व्युत्पन्न जमाएं ये हुई जब इसमें से 20% निकाल करके ये 8,000 रुपये ऋणदाता को सीधे ना दे करके, ऋणी को सीधे ना दे करके उसके ऋण खाते में ये जमा कर दिए जाते हैं। और ये साख मुद्रा का संबंध जमा की गई उन बचतों से है जो कि एक किसी बच्चे के द्वारा निकलवाई जा सकती है, और राशि मांग पर देय होती है अतः इसे मांग जमा भी कहते हैं। और जो ये बैंकों की अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यविधि है, क्योंकि इसके क्या होता है, बैंकों में जितनी भी नगद राशि होती है ये उस एक अंश रखकर शेष राशि को उधार दे देते हैं। अब नगद राशि इसलिए रखी जाती है कि बैंक उन ग्राहकों का भुगतान कर सके। नगद राशि इसलिए रखी जाती है कि बैंक उन ग्राहकों को भुगतान कर सके जो अपना धन बैंक से निकलवाना चाहते हैं, और बैंक जो राशि उधार देता है उसे नगद ना दे करके अपने यहाँ ऋणी का खाता खोल लेता है और उसमें ये पैसे जमा कर देता है। इस प्रकार क्या होता है, जब ऋणी क्या करता है, उसमें जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो रुपयों को निकाल लेता है, और जब आवश्यकता नहीं होती है तो वो उसमें उनको जमा कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है, क्योंकि व्युत्पन्न जो निक्षेप है, जो हमारे व्युत्पन्न जो जमाएं हैं, इनके द्वारा ही साख का सृजन होता है, साख का निर्माण होता है। जैसा लीजिए, और नोटबुक जरूर अपने साथ रखिए और इनको नोट करते हुए चलिएगा जरूर, इससे आपके नोट्स तैयार होते चले जाएंगे। अब जैसे विदर्श ने कहा है, हार्डली विदर्श ने क्या कहा है कि ऋण जो होते हैं वो जमा का करते हैं। हार्टली विदर्श ने क्या कहा कि ऋण जो होते हैं वो जमा का सृजन करते हैं। और इसके अलावा कीन्स ने क्या कहा कि ऋण जो होते हैं, कीन्स ने क्या कहा, प्रोफेसर कीन्स है जिन्होंने तरलता का जाल दिया है, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत को इन्हीं ने प्रतिपादित किया है, कीन्स ने ही। इन्होंने कहा है कि जो जमाएं होती हैं वो किसकी संतान होती हैं, ऋण की संतान होती हैं, ऋण की संतान होती हैं, और ऋण जमाओं की संतान होते हैं, संतान होते हैं। जैसा देखिए लिख दिया हमने कि हार्टली विदर्श ने क्या कहा, ऋण जमा का सृजन करते हैं, और कीन्स ने क्या कहा कि जमाएं ऋण की संतान होती हैं और ऋण जमाओं की संतान होते हैं। इस प्रकार से क्या है कि ये जो साख सृजन की प्रक्रिया है ये अत्यंत सरल है, और इसको हम साख सृजन की जो प्रक्रिया है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे आपसे कि हमारे इस वीडियो को
बहुत अच्छे से समझिए, अपने नोट्स को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। हमने क्या पढ़ा, यानी साख सृजन क्या होता है, साख सृजन की कौन सी विधियां हैं। ये बैंक के द्वारा नोट छापकर, कागजी नोट छापकर, और कागजी नोट वो कैसे छापती है, न्यूनतम कोष अनुपात को रखती है अपने लिए, क्योंकि 200 करोड़ सोना या विदेशी प्रतिभूतियों को वो अपने पास रखती है, अपने कोष में जरूरी होता है रखना, तभी वो मुद्रा को जारी कर सकता है। दूसरी है, और हमारे यहाँ किसको है, एकाधिकार है बैंक को, केंद्रीय बैंक है, आरबीआई है, उसे वो नोट छापने का अधिकार है, तो वही साख का सृजन करती है कागजी नोट छाप कर। और दूसरा है हमारा कि निक्षेप के द्वारा। अब निक्षेप यानी जमाएं हमारी कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। पहली है प्रारंभिक जमा और दूसरी है व्युत्पन्न जमा। अब व्युत्पन्न जमाएं कौन सी होती हैं, उन्हें मांग जमा भी कहते हैं, और क्योंकि ये चेक के द्वारा निकलवाई जा सकती हैं, और जब मांगी जाती हैं ग्राहकों के द्वारा तो बैंक को देय होती हैं, इस कारण से मांग जमा भी कहते हैं। एक प्रारंभिक जमा जो होती है वो कई व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण करती है, और इसी प्रकार से ये साख सृजन की प्रक्रिया चलती रहती है। अब साख सृजन की प्रक्रिया क्या है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे साथ बने रहिए, पढ़िए बढ़िए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगता है आपको हमारा पढ़ाने का तरीका। कुछ सुझाव दीजिए अपने। धन्यवाद।